स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला राइट पढ़ा दिया था मैंने कल आप लोगों को बताया बेटा, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मिलता है कब मिलता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार? जब गुड्स रास्ते में हो, सेलर अनपेड हो, गुड्स आर इन ट्रांजिट, सेलर इज अनपेड, बायर बिकम इंसॉल्वेंट एंड गुड्स हैव बीन पार्टेड विद पोजीशन, और आपने अपनी पोजीशन छोड़ दी हो, गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है, बायर को पोजीशन नहीं मिली, आपने छोड़ दी, फिर भी बायर को नहीं मिली, गुड्स ट्रांजिट में है और बायर बिकम इंसॉल्वेंट, बायर इंसॉल्वेंट हो गया। जैसे ही बायर इंसॉल्वेंट हुआ तो आपको ये अधिकार मिलेगा कि आप गुड्स को रास्ते में ही रुकवा सकते हो। मैंने बोला था आप जब गुड्स को रास्ते में रुकवाओगे तो रुकवाने के बाद आप उस पर लीन भी कर ही लोगे, क्योंकि रास्ते में रुकवाना कोई राइट नहीं होता, रास्ते में रुकवा के करोगे क्या? फिर मैंने आपको कल पढ़ाया था कि रास्ता कब कंप्लीट होगा, या फिर when goods are in transit, गुड्स ट्रांजिट में कब माने जाते हैं, या फिर हाउ लॉन्ग इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, ट्रांजिट की ड्यूरेशन कितनी लंबी होती है। ये सब सवालों का एक ही जवाब है, ट्रांजिट कब कंप्लीट होता है, ट्रांजिट की ड्यूरेशन कब होती है, कब गुड्स ट्रांजिट में माने जाते हैं, ये सब का सवालों का जवाब एक ही है। ये मैंने कुछ पॉइंट आपको पढ़ाया कि ट्रांजिट का क्या क्या होता है। पहला, जब बायर ऑब्टेन डिलीवरी, जब बायर को क्या मिल जाए। दूसरा, व्हेन बायर ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर डेस्टिनेशन, जब बायर को डेस्टिनेशन के पहले ही क्या मिल जाए। अगर बायर को डेस्टिनेशन के पहले ही डिलीवरी मिल जाए, मैंने इसके अंदर कहा था आपको एनालिसिस वाली चीज टिक करनी है पूरी पॉइंट में जो दे रखी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हेन बायर ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर द गुड्स एट डेस्टिनेशन, गुड्स डेस्टिनेशन में पहुंचे उससे पहले बायर क्या ले ले, डिलीवरी ले ले, ये भी एक पॉइंट। तीसरा मैंने पढ़ाया था आपको, जब कैरियर या बेरी को डिलीवरी मिल जाए और वो एक्नॉलेज कर दे बायर को, किसको, क्या एक्नॉलेज कर दे कि उसकी डिलीवरी हमने ले ली। जैसे आईसीआईसीआई बैंक पे पटक दी उसने गुड्स, किसने, फ्लिपकार्ट वाले ने, और आईसीआईसीआई वाला बैंक बोले कि भैया हमारे पास गुड्स आ गया है और वो मुझे एक्नॉलेज कर दे, किसको, बायर को। तीसरा। चौथा, जब कैरियर, ये पॉइंट पे मैंने चर्चा करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू बायर। तुमसे पूछा भी था, फिर मैंने तुम्हें कहा था अगर कैरियर ने डिलीवरी ले ली, मतलब आईसीआईसीआई बैंक ने डिलीवरी ले ली, वर्मा जी ने ले ली, मिश्रा जी ने ले ली, ऐसे किसी ने भी ले ली, और उन्होंने क्या करा, डिलीवरी लेने के बाद बायर को बताना चाहिए था, बट उन्होंने बायर को बताया नहीं और बायर को रॉन्गफुली गुड्स देने से मना कर दिया, तो भी गुड्स ट्रांजिट कंप्लीट मान ली जाएगी। अब वो ट्रांजिट में नहीं है, क्योंकि जिसको आपने गुड्स पटका, फ्लिपकार्ट ने गुड्स दिया मान लो आईसीआईसीआई बैंक को, अब आईसीआईसीआई बैंक को गुड्स मुझे दे देना चाहिए था क्योंकि मेरा है वो गुड्स, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने क्या करा कि वो गुड्स मुझे तो दिया नहीं, और वो लोग, मैंने कहा था नैनीताल लेके चले गए मिश्रा जी, तो ये तो गलत है। तो अब नैनीताल में फ्लिपकार्ट का एजेंट पहुंच गया और उसने बोला कि भाई ये माल दे दो हमें, क्योंकि ये शब्बीर का है ना, आपने शब्बीर को तो दिया नहीं है, लाओ हमें दे दो। नहीं, ट्रांजिट कंप्लीट हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसने मुझे रॉन्गफुली देने से मना किया, गुड्स तो मेरा ही था, उसे मुझे दे देना चाहिए था, वो तो उसने मुझे देने से मना कर दिया। रॉन्गफुली, ये वर्ड जरूर लगाना, रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर। 4 बताए मैंने, बायर ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर डेस्टिनेशन, कैरियर और बेली को डिलीवरी मिल जाए, एंड कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर, तो फिर ट्रांजिट कंप्लीट मान ली जाएगी। 4 तो ये हो गए। 5वां मैंने कटवा दिया था, सेम चीज थी। छठा, पार्ट डिलीवरी होल डिलीवरी माना हो आपने। अगर आपने पार्ट डिलीवरी को क्या माना हो, तो फिर पार्ट डिलीवरी जब आपने दी तभी होल डिलीवरी हो गई। अब जैसे सपोज करो आप मेरी दुकान पे आए, आपने मेरा गुड्स पसंद किया, आपने गुड्स की 100 यूनिट्स बुक कराई थी, उसमें से 80 यूनिट आप लेके चले गए, पार्ट डिलीवरी हो गई। मैं कभी भी पार्ट डिलीवरी में 50 नहीं बोलता, तो 50 का मतलब वो आधा ही समझता है। फिर 100 में से 80 ले गए वो भी पार्ट डिलीवरी है, 50 ले गए वो भी पार्ट डिलीवरी है, 100 में से 10 ले गए वो भी पार्ट डिलीवरी है। मेरा मकसद आपको ये समझाना है पार्ट डिलीवरी होता क्या है। पार्ट डिलीवरी का मतलब है गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है, आप चाहो तो पूरी डिलीवरी ले सकते हो, आप अपनी मर्जी से आधा लेके जा रहे हो। When I am saying आधा, तो I am not saying 50%. आधा मतलब any quantity less than full, any quantity पूरे से कम, सब आधा है। तो आपको ले जानी चाहिए थी 100 यूनिट, मेरी तरफ से तैयार थी, आप 80 लेकर गए, तो मैं तो पार्ट डिलीवरी को होल डिलीवरी मानूंगा, ये मैंने डिलीवरी के रूल में पढ़ा दिया था। तो जब मैं पार्ट डिलीवरी को होल डिलीवरी मान रहा हूं, वो 80 लेके जा रहा है, तो भी मैं तो यही मान रहा हूं कि वो 100 लेके गया है, तो अब आप 20 के ऊपर लीन नहीं कर सकते, ट्रांजिट कंप्लीट हो गई है। समझे इस लाइन को?
हाँ, पहले मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं तुम्हारे कंफ्यूजन दूर करूंगा। वेयर पार्ट डिलीवरी हैव बीन मेड टू द बायर, ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स विच आर स्टिल इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। वो भले से अभी रास्ते में है, या वो भले से आपके पास पड़े हैं, या कुछ भी है, लेकिन पार्ट डिलीवरी को अगर आपने होल्ड डिलीवरी माना है। अब कार्तिक कह रहा है सर अगर 100 में से 80 गुड्स 80 यूनिट ले गया बायर, 20 आपके पास है, या 20 अभी भी पोजीशन में है, उसको मिले नहीं है, दोनों लिख सकते हो आप, या तो आपके पास है या रास्ते में है, कैसे भी है, लेकिन आप 20 पे कब्जा क्यों नहीं करने दे रहे? मैं इसको जवाब ऐसे देता हूँ, मैं इसलिए नहीं करने दे रहा कब्जा, अगर मैं 20 के ऊपर भी तुम्हें सेलर को कब्जा करने दूंगा ना, तो फिर मेरी वो डिलीवरी में पढ़ाई गई बात गलत हो जाएगी। मैंने आपको डिलीवरी में ये पढ़ाया पार्ट डिलीवरी को होल्ड डिलीवरी मानते हैं। अच्छा, इसका उल्टा ले, इसका उल्टा ले, आज उसने पैसे नहीं दिए तो तुम्हें 20 के ऊपर कब्जा करना है। आज अगर मान लो वो 100 यूनिट पूरी लेके चला जाता, ठीक है, वो अगर 100 यूनिट पूरी लेके चला जाता, या ऐसा मान लो कि वो 80 लेके गया और 20 के ऊपर आग लग जाती, 20 के ऊपर क्या लग जाती? आग लग जाती। तो वो जब पैसे मांगने आता तो तुम याद है क्या कहते कि मैं तो पार्ट डिलीवरी को होल्ड डिलीवरी मान रहा हूं। तुम जब 80 लेकर गए थे, मैंने तो तुम्हें तभी बोला था ना 20 भी ले जाओ, तुम लेके क्यों नहीं गए? अब आग लग गई तो मेरी थोड़ी गलती है, तुम तो उसी समय ले जाते। मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो पार्ट डिलीवरी को होल्ड डिलीवरी मान रहा हूं। तुम तो खेल रहे हो प्रोविजन के साथ, अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत से, चिट भी तुम्हारी और पुट भी तुम्हारी। आग लग जाती तो उसे ये बोलते कि 20 यूनिट जली है तो तुम्हारा नुकसान है, क्यों? क्योंकि मैं तो पार्ट डिलीवरी को होल्ड डिलीवरी मान रहा हूं। और जब उसने पैसे नहीं दिए तो पार्ट डिलीवरी को होल्ड डिलीवरी नहीं मान रहे हो। 80 तू ले गया, ये तेरी, अब 20 तो अभी भी मेरे पास है ना, मैं इस पे कब्जा कर लेता हूं। वो 20 भी तो उसकी है, तुमने पहले बोल दिया ना पार्ट डिलीवरी को होल्ड डिलीवरी मानोगे, तो 80 भी उसकी और 20 भी उसकी है। जब वो 20 उसकी है तो आप कैसे उसके ऊपर कब्जा कर रहे हो? समझे आप? अरे आप एक बात समझो, अगर बंदा इंसॉल्वेंट हुआ है, आप 20 उसको मत ले जाने दो। अगर आप कह रहे हो ना कि 20 भी उसको ले जाने दो, 80 तो ऑलरेडी ले जा चुका है, 20 भी वो ले जाएगा, आपके राइट अफेक्ट नहीं होंगे, आपको दूसरे राइट मिलेंगे। मैं आपको राइट अगेंस्ट गुड्स पढ़ा रहा हूँ, राइट अगेंस्ट बायर भी तो है। यू कैन स्यू हिम फॉर प्राइस, यू कैन स्यू हिम फॉर इंटरेस्ट, यू कैन डिमांड फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, यू कैन डिमांड फॉर डैमेजेस। अभी पढ़ाने बाकी है, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अभी तो एक हिस्सा है, बाकी के राइट तो मेरे सेफ है, और राइट मिलेंगे ना मुझे अभी, ठीक है। यहाँ पे बस मैं इतनी सी बात को आपको जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप इसको अप्लाई करना चाहो तो आप उस पर कब्जा कर भी सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में, ये बोलकर कि मैंने कब बोला था कि पार्ट डिलीवरी को होल्ड डिलीवरी मानूंगा। मतलब जैसे है, आपने अगर एक्सप्रेसली कोई एग्रीमेंट नहीं किया होगा, इम्प्लाइड बोला होगा, तो प्रूफ करने में उसको झाग आ जाएंगे। आप बोल सकते हो कि ये तो मेरे पास पड़ा हुआ है, ये तो मेरा है, तूने पैसे नहीं दिए, ठीक है। एक्सप्रेस एग्रीमेंट तो बहुत कम ही होते हैं ना, रिटर्न में हो, सब बराबर हो, सील ठप्पे लगे हुए हो, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है, तो आप वहाँ पे डिनाई कर सकते हो प्रैक्टिकल लाइफ में। लेकिन मैं अभी लॉ पढ़ाते वक्त ये चीज़ बोल रहा हूँ कि जब मैंने कोई एक चीज़ पिछले चैप्टर में पढ़ाई है, तो वो चीज़ यहाँ पे अगले चैप्टर में कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकती, दो बातें अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट में नहीं हो सकती, ऐसे पढ़ा रहा हूँ मैं। जब अगर मैंने आपको वहाँ पढ़ाया पार्ट डिलीवरी को होल्ड डिलीवरी मानना है, ये साफ बोल रहा है, व्हेन पार्ट डिलीवरी हैज बीन मेड टू बायर, ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स ऑल्सो विच आर येट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, जो अभी ट्रांसमिशन में आने बाकी है, येट लिखा हुआ है, तो भी मैं उसे पार्ट डिलीवरी को क्या मानूंगा? होल्ड डिलीवरी। तुम इसको समझने के लिए ऐसे याद रखना कि अगर आग लग जाती तो तुम क्या मानते कि पार्ट डिलीवरी क्या है? आग लग जाती तो तुम उसे पैसे देते, तुम क्या बोलते कि मैंने तो जब 80 दिए तभी 100 दे दिए, तुम्हें 20 ले जाने चाहिए थे। तो जब तुम ये मान रहे हो कि ये तुम्हारे हैं, इसके ऊपर मेरी कोई वो नहीं है, तो आज जब उसने डिफॉल्ट किया है तब भी तुम यही मानो कि ये उसके है ना। और हर चीज़ में एक एंगल से क्यों सोचते हो, दूसरे एंगल से सोचो। ऐसा भी मान सकते हो ना तुम कि अगर मैं उसे 20 दे रहा हूँ तो 20 देने में मेरा फ़ायदा ही है, मैं होल्ड नहीं करूँगा। गुड्स ऐसा है जिसको होल्ड करने में मेरा नुकसान ही होगा। आज ये सपोज करो मैंने उसे 80 यूनिट दे दी, 20 यूनिट भी रोक के क्या करूँगा? वो 20 यूनिट मेरे किसी काम की नहीं है, वो तो मैंने उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बनाया था माल, तो मुझे तो वैसे भी लीन नहीं करना, मुझे तो पैसे ही चाहिए, ऐसे भी सोच सकते हो। हर पॉसिबिलिटी को कंसीडर करो ना। हो सकता है सेलर को खुद ही मजा ना आ रहा हो लीन करने में, उसे तो यही लग रहा हो कि जैसे 80 दे दिए 20 भी दे दो इसको, 20 रोक के क्या करेंगे, 80 तो दे ही दिए, 20 भी दे दो,
100 का पूरा पैसा लेंगे इससे, और नहीं देगा तो ब्याज भी लेंगे, डैमेजेस भी लेंगे। फायदा हमारा डैमेजेस लेने में है, गुड्स में कोई नहीं है। गुड्स तो इसके स्पेसिफिकेशन से बना था, समझ गया बेटा। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। बहुत बाउले जैसा सवाल था, जब जो 20 के लिए है वही बची हुई 30 के लिए है। 80 में से भी वो 50 लेके गया, मतलब वो टोटल 100 में से ही 50 ले गया। हाँ, फिर वो इंस्टॉलमेंट डिलीवरी है, और इंस्टॉलमेंट डिलीवरी में वो 30 के ऊपर आप कब्जा कर सकते हो अगर उसे मिली नहीं है तो, क्योंकि इंस्टॉलमेंट डिलीवरी अपन कंप्लीट नहीं मानते। चलो, व्हेन द गुड्स आर डिलीवर टू चार्टर, अगर आपने किसी चार्टर्ड को दिए बाय द बायर, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं, ये शिप का चार्टर्ड, पायलट भी नहीं, बाउला, कैप्टन, हाँ ठीक है। तो वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द शिप चार्टर्ड बाय द बायर एंड द ट्रांजिट विल कम्स टू एन एंड। वही, वो शिप को पकड़ाया आपने तो भी ट्रांजिट तो क्या मानी जाएगी, क्योंकि आपने शिप को दे दिया है तो वो अब बायर को मिल ही जाएगा, तो ट्रांजिट विल कम्स टू एन एंड। यहाँ पे आपकी ट्रांजिट इस तरीके से कंप्लीट होती है। इसके बाद आपको एक टॉपिक दे रखा होगा, डिस्टिंक्शन बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड स्टॉपेज। ये आप घर पे पढ़ोगे, लीन और स्टॉपेज। मैंने 2 राइट पढ़ा दिया आपको, दोनों में आपको डिफरेंस, ठीक है। मैं पूछूंगा कल आपसे दोनों में डिफरेंस, ठीक है, छोड़ के मत आना, पढ़ लेना भाई। वो आगे देखो, ये वही चीज़ को वापस रिपीट करके लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है, स्टॉपेज इज अफेक्टेड में बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन। जब आप गुड्स की एक्चुअल पोजीशन ले लेते हो तो ट्रांजिट कंप्लीट हो जाती है। या फिर गिविंग नोटिस टू द कैरियर नॉट टू डिलीवर द गुड्स, मतलब सॉरी, हाँ ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बातें लिखी हुई है। ये सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या लिखा हुआ है कि हाउ स्टॉपेज इज अफेक्टेड। अगर सेलर बायर को एक्चुअल पोजीशन मिलने से पहले गुड्स को ले ले, या फिर कैरियर को एक नोटिस दे दे कि ये गुड्स बायर को मत देना, तो फिर ट्रांजिट कंप्लीट नहीं हुई है और आप गुड्स के ऊपर स्टॉपेज इन ट्रांजिट का अधिकार यूज कर सकते हो। 2 बातें बोली मैंने, या तो आप एक्चुअल पोजीशन ले लो जाकर, या फिर आपका कैरियर था ना, उस कैरियर को मना कर दो कि ये गुड्स बायर को डिलीवर मत करना, तो फिर आप गुड्स के ऊपर आप खुद कब्जा कर सकते हो। लेकिन ये दोनों पॉइंट के अंदर ऊपर वाले पॉइंट अफेक्ट नहीं होंगे जो मैंने ऊपर पढ़ा है। जैसे आपने कैरियर को दे दिया और कैरियर तो बायर का था, अब वो कैरियर तो बायर को देने ही जा रहा था और आपने उसे मना कर दिया, अरे मत दे, मेरे को दे दे, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अब बायर को दे ही देगा क्योंकि वो बायर को एक्नॉलेज कर चुका है। तो जो ऊपर पॉइंट पढ़ा है ना, वो इन 2 पॉइंट से अफेक्ट, वो तो पूरे सारे के सारे वो 5 पॉइंट जो है, 6 पॉइंट, वो तो याद रखने ही है कि कब ट्रांजिट कंप्लीट मानी जाएगी। चलो, ये डिस्टिंक्शन आप पढ़ोगे। इसके बाद आपको एक और छोटा सा टॉपिक दे रखा होगा, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। हाँ, ये छोटी सी चीज़ है, यहाँ देखो। चलो, ये तो मैं तुमसे ही पूछूंगा। श्रुति, तू बता मुझे, अगर मैंने गुड्स पोजीशन के लिए छोड़ दिया और गुड्स अभी भी रास्ते में है, मेरे को स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट यूज़ करना है और ट्रांजिट अभी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन बायर वो गुड्स किसी और को सेल कर चुका था पहले ही। जैसे बायर था ये चिराग और मैं सेलर था, तो मैंने चिराग को बोला, चिराग माल आगरा से निकल गया है, ठीक है, 8 घंटे में तेरे को कोटा में मिल जाएगा। तो चिराग ने आगे मानव से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि मानव 8 घंटे में मेरा माल आने वाला है, तो तू उसकी डिलीवरी लेना स्टेशन जाकर, ला पैसे दे दे मेरे को। तो चिराग ने उससे पैसे ले लिए, बिल भी बना दिया और माल अभी रास्ते में था। इससे मेरा राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट अफेक्ट होगा क्या? मतलब अगर मैं आगरा से कोटा के बीच में माल को रोकना चाहूं तो रोक सकता हूं क्या? विल द proposed sale by buyer will affect my right of stoppage in transit? अफेक्ट करेगा। कैसे अफेक्ट करेगा? मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा अपना राइट यूज।
मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा अपना राइट अफेक्ट, यूज नहीं कर पाऊंगा। तू बता आर्ची, राइट अफेक्ट होगा मतलब मैं यूज नहीं कर पाऊंगा अपना राइट। तू बता। ठीक है, नहीं होगा मेरा राइट अफेक्ट। तू बता। राइट नहीं होना चाहिए अफेक्ट। तू बता प्रथम। राइट अफेक्ट नहीं होना चाहिए मेरा, मतलब मुझे मेरा राइट मिलेगा। तू बता पूनम। तू बता पीछे। नहीं होएगा। तू बता। अफेक्ट नहीं होएगा राइट। तू बता। हाँ नहीं होगा राइट। दो बच्चों को लगता है होगा, बाकियों को लगता है नहीं होगा। राइट अफेक्ट नहीं होगा। रीज़न, मैंने गुड्स को ट्रांजिट में छोड़ा और मुझे पता चल गया बायर इंसॉल्वेंट हुआ है, तो मैं अपना राइट यूज करूंगा। बायर ने आगे किसको बेचा था किसको नहीं बेचा था इससे मेरे को क्या लेना देना, मैं तो अपना राइट यूज करूंगा। ये बात इसमें लिखी हुई है, पढ़ो। देखो, द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इज नॉट अफेक्टेड बाय बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स unless seller has assented to it. This is based on the principle second buyer cannot stand in a better position than his seller. सेकेंड बायर को उतने अच्छे राइट नहीं मिलेंगे जब तक फर्स्ट बायर को अच्छे राइट, इसके राइट हुए थे क्या, माल तो अभी रास्ते में था, तुम्हारे पास आता फिर तुम उसे बेचते तो बात कुछ और होती। तुम्हारे पास ही माल नहीं आया है और तुमने वो आगे किसी और को सेल कर दिए, तो उसे मेरे से अच्छा राइट कैसे मिल सकता है। पहला राइट तो सेलर का होगा, चीज़ तो मेरी थी और वो अभी तो रास्ते में ही थी, तुमने रास्ते में ही किसी और को चिपका दी और उससे मेरे राइट क्यों अफेक्ट होंगे। आई एम इन अ बेटर पोजीशन, आई एम इन अ बेटर पोजीशन देन द सब्सिक्वेंट बायर। मैं सब्सिक्वेंट बायर से तो बेटर पोजीशन में हूँ क्योंकि चीज़ अभी तक मेरी है। अब इसमें एक ट्विस्ट और सुन लो, अगर मान लो चिराग ने मेरी कंसेंट से माल बेचा होता तो मेरे राइट अफेक्ट हो जाएंगे। जैसे चिराग ने मुझे बोला होता सर आपके माल पक्का भेज दोगे ना, क्योंकि ये मेरे सामने ही खड़ा है ये मानव, और ये कह रहा है कि माल मिलते ही मैं पैसे भी दे दूंगा, तो इसके पैसे जैसे आ जाएंगे मैं आपको भी दे दूंगा, तो मैं बेच दूंगा इसे, माल पक्का मिल जाएगा ना मुझे 8 घंटे में। मैंने कहा हाँ बेच दे। तो इसने, चिराग ने कहा सर लिख के दो, तो मैंने लिख के दिया, जैसे ही माल आपको मिले आप आगे किसी और को सेल कर देना, आई हैव नो प्रॉब्लम इन इट। मैंने खुद कंसेंट दी है, अब मेरे राइट अफेक्ट हो जाएंगे। अब मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट और लीन यूज, क्योंकि अब मानव को बेटर टाइटल मिलेगा। किसको बेटर टाइटल मिलेगा? मानव को। याद रखना अगर मेरी कंसेंट से ये सब हुआ है तो, ठीक है। हर जगह पे एक बात तुम्हें इससे थोड़ी हटके बताना चाहूँगा, हर जगह पे जब भी लॉ पढ़ोगे ना, आईपीसीसी की, सीए फाइनल की, फाउंडेशन की, सारी लॉ में एक थीम याद रखना। थीम, कभी भी लॉ के प्रोविजन ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं जहां पर आप अपने द्वारा की गई बात से मुकर नहीं पाओगे। एस्टॉपल का रूल हमेशा प्रिवेल करता है। कौन सा रूल? वन कैन नॉट डिनाई बाय हिज ओन वर्ड्स। यह हमेशा याद रखना आप। मैं अक्सर लेक्चरों में बोलता हूं ये बात कि एस्टॉपल का रूल सबसे ऊपर होता है। आप अपने शब्दों से तो कभी भी डिनाई नहीं कर सकते। अगर मैंने खुद बोला चिराग को कि आगे बेच दे, तो फिर वो बेच देगा। फिर इसमें सब्सिक्वेंट बायर की कोई गलती, क्योंकि आप देखो सब्सिक्वेंट बायर और ओरिजिनल बायर कितने कंसर्न थे कि उन्होंने आगे बेचने के लिए भी आपसे कंसेंट ली। उनको क्या लेना देना, वो आपसे पूछेंगे। नॉर्मल इंसान की टेंडेंसी क्या होती है, ये मैं दुकान से खरीद के लाया, अच्छी है, हाँ बढ़िया है, अब मैं आगे पैसे दूंगा नहीं दूंगा वो अभी बात की बात है, लेकिन जैसे ही मेरे पास आ जाएगा ना तो मैं तो आगे किसी को बेच दूंगा। वो मैं उससे थोड़ी पूछने जाऊंगा बेचू के नहीं दे। यहाँ पे तो वो आपसे पूछ रहा है, आपकी कंसेंट से कर रहा है सब कुछ, तो फिर तो आप अपने द्वारा वर्ड्स को डिनाई नहीं कर सकते। आगे आओ। अब एक्सेप्शन दे रखा है कि कब कब आपका लीन चला जाएगा। मैं पढ़ देता हूं, अगर कुछ काम का लगा तो टिक करेंगे, क्योंकि जितना मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है ना उसमें से ही एक्सेप्शन निकल कर आए होंगे। पढ़ो। एक्सेप्शन वेयर अनपेड सेलर राइट इज डिफीटेड, मतलब आपके राइट चले जाएंगे। पहला, when seller has assented to the sale, mortgage और other description made by buyer। ये वही वाली बात आ गई, जब सेलर ने खुद कंसेंट दी थी, जब सेलर ने कंसेंट दी थी। एग्जाम्पल भी पढ़ लेते हैं। A entered into a contract to sell कार्टून ही है ना,
कर्टन्स, कर्टन्स इन पोजीशन ऑफ अ वॉर फिंगर टू बी, जो किसी वॉर फिंगर के पास थे वो हमने बोला कि तू बी को देना। एग्री विद बी दैट अ प्राइस विल बी पेड बाय ए फ्रॉम द सेल प्रोसीड रिकवर फ्रॉम द कस्टमर। बी ने ये बोला कि जैसे जैसे मेरे पास कस्टमर को बेचने से पैसे आते जाएंगे ना, मैं वैसे वैसे आपको चुकाता जाऊंगा। ऐसा होता है ना, कई बार अपन कोई चीज़ रख देते हैं तो वो बोलता है कि भाई जैसे जैसे बिकता जाएगा मैं वैसे वैसे पेमेंट करता जाऊंगा। तो बी ने कहा कि जैसे जैसे बिकता जाएगा मैं वैसे वैसे पेमेंट करता जाऊंगा। नाउ बी सोल्ड द गुड्स टू सी। अब बी ने ये माल किसको बेचा बच्चों? सी को बेचा। अब बट एनी हाउ बी फेल टू मेक पेमेंट टू ए। अब बी ने माल पैसे किसको नहीं दिए? ए को नहीं दिए। बी कर गया मक्कारी। बी ने पैसे किसको नहीं दिए? बेच तो दिया सी को। नाउ ए वांटेड टू एक्सरसाइज इज लीन। अब वो लीन एक्सरसाइज करना चाहता था। ही ऑर्डर द वॉर फिंगर। उसने वॉर फिंगर को बोला नॉट टू मेक एनी डिलीवरी टू सी। अबे ओए सी को माल मत देना, सी आएगा अभी माल लेने। हेल्ड दैट द सेलर हैज अटेंडेड टू द रीसेल, एज राइट ऑफ लीन इज डिफीटेड। एग्री करते हो? ठीक है, डिनाई नहीं करना अपनी बातों को। आपने पहले वॉर फिंगर को क्या बोला? ये बी का माल है। और बी को क्या बोला? जैसे जैसे बेचता जाना पैसे देता जाना। बी ने माल किसको बेच दिया? सी को। और बी ने पैसे भी ले लिए, लेकिन बी ने सी को, ए को पैसे, ए को गुस्सा आया। ए ने वॉर फिंगर को बोला माल सी को मत देना। क्या सी को नहीं मिलेगा माल? नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा? मिलेगा। ए के राइट डिफीट होंगे? होंगे? होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसकी कंसेंट से माल बेचा। तो एक्सेप्शन नंबर 1, व्हेन सेलर हैव गिवन कंसेंट। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, याद रखना, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। केस लो ए, बंदे का नाम याद रखना, माउंट डी एफ लिमिटेड वर्सेस जे। माउंट डी एफ लिमिटेड वर्सेस जे। और एक्सेप्शन पढ़ते हैं। दूसरा, where a document of title have been transferred to the buyer and buyer transferred a document to person who brought the goods in good faith for price, and then a provision stipulate if the last mentioned transfer by way of sale or stoppage in transit is defeated, if the last mentioned transfer by way of pledge, the unpaid seller right of lien only be exercised subject to the right of the pledgee, however the pledgee may require unpaid। ये टिक कर लो, अच्छा पॉइंट है ये। बी वाला पॉइंट पूरा, मतलब ए वाला तो आपको पता ही था कंसेंट वाली बात, बी वाला पॉइंट नया है, ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कब अनपेड सेलर के राइट डिफीट होंगे। क्या पढ़ा रहा हूं योगेश में? क्या पढ़ा रहा हूं? अनपेड सेलर के राइट। कौन से राइट डिफीट की बात कर रहा हूं मैं? लीन और स्टॉपेज। कौन से राइट? दो ही पढ़ाए हैं मैंने, लीन और। अब देखो, अगर क्या देखो तो, गुड्स ट्रांजिट में है या गुड्स सेलर की पोजीशन में है, सेलर उन पे लीन करना चाहता है, या तो ट्रांजिट में है तो ट्रांजिट से भी लीन ही करेगा, या खुद की पोजीशन में तो डायरेक्ट लीन कर लेगा। मैं इन दोनों राइट को एक ही मानू ना बेटा, क्योंकि जो स्टॉपेज में होता, ट्रांजिट में होता है, उसे भी पकड़ के मैं बार बार बोलता हूं, क्या बोलता हूं? लीन ही करता हूं। तो जहां से स्टॉपेज इन राइट खत्म होता है वहां से वापस क्या शुरू हो जाता है? और लीन के अंदर ये पढ़ाया था गुड्स आपकी पोजीशन में होना चाहिए, आपके पास है, आपके पास है तो आप लीन कर सकते हो, और रास्ते में हो तो रास्ते में से उठा के लीन, लेकिन एक बार बायर को मिल जाएगा तो लीन। अब मेरी बात सुनो, एग्जांपल चिराग वाला कंटिन्यू करते हैं। मैंने माल चिराग को भेजा, रास्ते में था माल, या माल मेरे पास था, बात एक ही पड़ेगी। रास्ते में था तो भी मैं उठा लूंगा, और मेरे पास था तो मेरे पास ही था। अब मेरे पास था माल, मैं उस पर लीन करना चाहता था, मैंने माल चिराग को बेचा। चिराग को मैंने कहा चिराग आपका मेल खोलो, मैंने डॉक्यूमेंट वगैरह बना के भेज दिया है, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, इनवॉइस भेज दिया है। इससे इनवॉइस का कॉपी निकाला, इससे कहा हाँ सर मिल गया है, उस पर मेरे डिजिटल सिग्नेचर वगैरह सब हो रहे थे, सील ठप्पे सब लग रहे थे, सब कुछ बढ़िया था। चिराग ने कहा हाँ सर, और माल? मैंने कहा माल आपका मेरे पास है, आप बोलो तो मैं पोजीशन छोड़ दूं और आप पैसे छोड़ दो। इससे कहा हाँ सर आप माल को रखवाओ, मैं करता हूँ, 2-1 दिन में पैसे करवाता हूँ आपको। मैं कहा ठीक है आप करवाओ 2 दिन में पैसे। माल की पोजीशन मैंने छोड़ दी। अब मीनवाइल चिराग ने क्या करा, वो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के बेसिस पे माल मानव को बेच दिया। मानव को बोला ये डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, मानव ने देखा हाँ इस पे नाम चिराग का आ रहा था, तो बिल भी है, सब कुछ है। मान लो मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मोबाइल का बिल था बराबर, और उस पर चिराग का नाम आ रहा था, स्पेसिफिकेशन आ रहा था, प्राइस आ रहा था, जीएसटी भी लग गया था, पूरा बराबर बिल था, ठीक है। अब चिराग ने कहा गुड्स अभी आया नहीं है, लेकिन गुड्स अभी रास्ते में चल रहा है, 1-2 दिन में आ जाएगा। तो मानव ने कहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है।
तो मानव ने गुड फेथ में पैसे दे दिए किसको? चिराग को, और उसने कहा 2 दिन बाद आप मुझे माल दे देना। अब वही वाली बात हो गई, 2 दिन के अंदर अंदर ये क्या हो गया? इंसॉल्वेंट। तो मैंने अपना लीन यूज करा, स्टॉपेज यूज करा, मैंने माल रास्ते में रुकवा लिया और रुकवा के उसके ऊपर क्या कर लिया? लीन कर लिया। अब ये लीन अफेक्ट होगा कि नहीं होगा? होगा। रीजन, सामने वाले ने गुड फेथ में पैसे देकर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के साथ खरीदा है, हवा में कोई बात। उसने अपनी तरफ से जो वाजिब था वो सब कुछ किया, बिल चेक किया, इसने उसको डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल भी दे दिया, इसने उसको पैसे भी दे दिए, सिर्फ डिलीवरी आनी बाकी थी, और वो भी इसने बता दिया 2 दिन में डिलीवरी आ जाएगी। तो इसने कहा ठीक है मुझे 2 दिन में दे देना। यूजुअली आप जब भी किसी दुकान में भी जाते हो तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में आप हमेशा सेलर पे भरोसा कर ही लेते हो। अगर आप दुकान में जाते हो, बराबर दुकान है, वहां पे अभी सैमसंग फोल्ड 4 थोड़े समय पहले लॉन्च हुआ, लेकिन अभी उसका प्राइस भी रिवील नहीं हुआ है इंडिया में, है ना, और 1.5 लाख के आसपास प्राइस बता रहे हैं। लेकिन जो उत्सुक लोग होते हैं मोबाइल के एकदम, वो प्री ऑर्डर कर देते हैं और जाके सारी बुकिंग करवा लेते हैं, क्योंकि प्री बुकिंग में सैमसंग अभी उसके साथ 22-23 हज़ार की सैमसंग वॉच 2,000 रुपये में दे रहा है। ईयरबड्स भी अच्छे रेंज के हैं और वो प्री बुकिंग पे बहुत बढ़िया ऑफर दे रहा है। प्री बुकिंग पे ही है वो ऑफर। सैमसंग जब बोलता है ना ये प्री बुकिंग पे, तो वाकई में प्री बुकिंग पे होते हैं। जैसे ही वो मोबाइल लॉन्च हो जाता है उसके बाद वो ऑफर नहीं देता। बाकी सबकी आदत होती है वो चलते रहते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को ये पता है कि ये लोग अगर प्री बुकिंग बोल रहे हैं तो ये वहीं देंगे ऑफर। तो मेरे एक दोस्त ने 1.5 लाख रुपए में वो चीज़ बुक करवा ली, 1.5 लाख रुपए दे भी दिए और बोला अब जैसे आए 7 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में मुझे दे देना। अब एक बात बताओ, वो दुकानदार अगर आगे कंपनी को पैसे नहीं देगा और उन्होंने स्टॉपेज इन ट्रांजिट यूज़ कर लिया, लीन यूज़ कर लिया, उन्होंने मोबाइल रास्ते में रुकवा दिया, कुछ भी कर दिया, तो मेरा दोस्त उस दुकानदार से मोबाइल मांगेगा नहीं मांगेगा? मांगेगा नहीं मांगेगा? क्योंकि वो पैसे दे चुका है, बिलिंग करवा चुका है और उसने गुड फेथ में खरीदा है। उसे नहीं पता कि मेरा सेलर चोर है जो किसी और के लिए बायर है। वो सैमसंग के लिए क्या है? बायर है, लेकिन वो मेरे दोस्त के लिए तो सेलर है। और उसने, मेरे दोस्त ने किस में खरीदा है? गुड फेथ। 2 एक्सेप्शन पढ़ा दिए मैंने आपको। एक तो जब बायर ने आगे सेलर की कंसेंट से बेचा हो तो बायर के राइट अफेक्ट और अनपेड सेलर के राइट अफेक्ट हो जाएंगे, और एक जब बायर ने आगे किसी और को बेचा हो और उसने गुड फेथ में खरीदा हो, उसने पूरा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल लिया हो और प्राइस भी पे, 2 केस में अनपेड सेलर के राइट अफेक्ट होंगे। अब इसमें एक प्लेज की भी बात लिखी हुई है। अगर मान लो, सुनो मेरी तरफ देख लो पहले फिर पढ़ना, अगर चिराग ने मानव को माल बेचा नहीं होता, प्लेज पे रख दिया होता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्लेज का किया होता, तो प्लेज के केस में जो प्लेज के प्रोविजन से वो अप्लाई होंगे, वहां प्लेजी जिसको प्लेज पे दिया जाता है, और प्लेजर जो प्लेज पे देता है या जो प्लेज पे देता है उसे पॉनर भी बोलते हैं, PAWNOR पॉनर, और जिसको प्लेज पे देता है तो पोनी भी बोलते हैं, PAWNEEN पोनी। तो पोनी के जो राइट है वो उतने ही मिलेंगे जितने प्लेज एक्ट में लिखे हुए हैं। वो आपने पढ़ा नहीं है तो आपको सिर्फ ये रेफरेंस देना है, क्या कि अगर आपने प्योर सेल कर दी तो अनपेड सेलर के राइट गए, और आपने प्लेज किया है तो अनपेड सेलर को या पोनी को राइट मिलेंगे, बट एज पर द प्लेज एक्ट, जो हम लोग IPCC में पढ़ेंगे कि प्लेज एक्ट क्या कहता है क्या नहीं कहता, उसमें और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई है। तो ये रेफरेंस आपको डाल के आना है। ये चीज प्लीज अब आप रीड कर लो, मैंने अभी रीड कर ली है, ये कि यही लिखा हुआ होगा वहां पे। हाँ देखो, एक हावेवर वाली लाइन पूछी इसने, और कोई डाउट हो तो पहली 2 लाइन आ गई समझ में, रीड करूँ उसे भी। वेयर अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर टू बायर, अगर आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दिया एंड बायर ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट, बायर ने वो डॉक्यूमेंट किसको दे दिया? चिराग ने किसको दे दिया? मानव को। एंड मानव है परचेज इन गुड फेथ, मानव ने किस में खरीदा? गुड फेथ में, फॉर प्राइस, और मानव ने प्राइस भी पे कर दिया। तो फिर क्या होगा? इसमें फिर नीचे लिखा हुआ है इफ द लास्ट मेंटेन ट्रांसफर, अगर सेल हुई थी तो फिर लीन और स्टॉपेज आपके हाथों से, किसके? अनपेड सेलर के हाथों से, एंड ही विल गेट गुड टाइटल, ही विल गेट, अगर सेल हुई थी। लेकिन पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला? अगर प्लेज हुआ था, इफ द लास्ट मिनट ट्रांजेक्शन इज प्लेज, अगर प्लेज हुई थी तो अनपेड सेलर राइट ऑफ लीन में भी एक्सरसाइज, तो आपको राइट ऑफ लीन मिलेगा बट सब्जेक्ट टू द राइट ऑफ प्लेजी। लेकिन इसमें प्लेजी को भी कुछ राइट जो आपको नहीं पता वो प्लेज एक्ट में बोला है। अब हावेवर वाली लाइन का मतलब बताता हूं। हावेवर वाली लाइन में ये लिखा हुआ, मेरी तरफ देखो, अगर अनपेड सेलर ने
अनपेड सेलर प्लेजी के पास गया तो प्लेजी को ये बोल सकता है कि मेरा गुड्स वापस दे। तो इसने बोला है कि मे बी रिक्वायर्ड बाय अनपेड सेलर टू यूज इन द फर्स्ट टेंस अदर गुड्स और सिक्योरिटी ऑफ द प्लेज अवेलेबल टू हिम टू सेटिस्फाई हिज क्लेम। ये प्लेज एक्ट में लिखा हुआ है कि अनपेड सेलर उससे रिक्वेस्ट कर सकता है कि यार तेरे पास तो दूसरे वाले गुड्स भी है ना उसके प्लेज पे, मेरा वाला छोड़ दे यार, वो वाले यूज कर लेना। ऐसे अनपेड सेलर बोल सकता है। तेरा भी विन, तू भी विन विन सिचुएशन में रहेगा, मैं भी विन विन सिचुएशन में रहूंगा। मेरा तो यही गुड्स है, तू मेरे वाले दे दे, तेने तो उसके 3 गुड्स पे कब्जा किया है तो वो बाकी के 2 रख ले और एक मेरा वाला दे दे। अगर वो मान गया तो वो दे देगा, लेकिन अब वो मानेगा नहीं मानेगा, उसे क्या राइट मिलेंगे, आपको क्या राइट मिलेंगे, ये सब बहुत ही डिटेल में कहां पढ़ेंगे अपन, प्लेज में पढ़ेंगे। प्लेज का अपना एक अलग कानून है, समझ गए। तो आपको ये सब चीज मेरे हिसाब से नहीं आएंगी, ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसे मिलेंगे कि, आपको तो रेफरेंस डाल के आना है कि प्लेजी विल एक्सरसाइज हिज राइट एज पर द रूल ऑफ प्लेज। अनपेड सेलर को राइट कब मिलेंगे, जब सेल हुई है। अब एक लास्ट राइट आपको पढ़ाता हूं बच्चों में, जिसका नाम है राइट ऑफ रीसेल। क्या नाम है, और यहां पे मैं इसको खत्म करूंगा। आप राइट ऑफ रीसेल में 1 2 3 4 5 पॉइंट दिख रहे होंगे, आपको दिख रहे हैं। मैं 5 पॉइंट को बहुत अच्छे से ब्रीफ कर रहा हूं, आपको ध्यान से सुनते जाना, फिर आप घर पे रीड करना। जो मैं बोलूं पॉइंट टू पॉइंट वही लिखा हुआ होगा, मुझे ध्यान से सुन लो 2 मिनट। एकदम सामने देखो, एकदम सामने राइट ऑफ रीसेल। जैसे ही गुड्स आपने प्लेज लीन किया, लीन या स्टॉपेज किया, स्टॉपेज के बाद वापस लीन किया, या आज मैं 5वीं बार बोल रहा हूं, ठीक है। गुड्स आपने रुकवाया तो रुकवा के आप वापस क्या करोगे, लीन ही करोगे। तो लीन ही है मेरे हिसाब से, एक ही राइट है आपका, लीन। जैसे ही आपने गुड्स को लीन किया तो आप उसे रीसेल करोगे, क्योंकि मैं गुड्स को क्या करूंगा, मैं तो बेचूंगा, मेरे को तो रोकड़ा चाहिए, गुड्स थोड़ी चाहिए। गुड्स तो मैंने लीन कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, रीसेल। तो रीसेल के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं। पहली चीज, अगर आपने जो गुड्स के ऊपर लीन किया है वो पेरिशेबल नेचर का है तो आप उसे डायरेक्ट बेच सकते हो बिना कोई नोटिस बायर को दिए, क्योंकि खराब हो जाएगा जब तक नोटिस दूंगा। तो जैसे ही अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है, बेच के ठिकाने लगाओ और जो पैसा आ रहा है वो ले लो, बायर को कोई नोटिस फोटिस देने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो फर्स्ट गिव अ नोटिस टू बायर के पैसे दे रहा है, लास्ट बार पूछ रहा हूं, दे रहा है तो ये ले जा और पैसे दे, नहीं तो बेच रहा हूं मैं बेच दूंगा गुड्स, मान जाए ठीक, बेच दो। बेचने के बाद 2 बातें होंगी, या तो गुड्स से पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा, ठीक है, तो अच्छी बात है, या फिर पूरा पैसा रिकवर नहीं होगा तो फिर 2 बातें होंगी, या तो पैसा कम आएगा या ज्यादा आएगा। अगर पैसा कम आया तो उससे आप बैलेंस रिकवर करो, और पैसा ज्यादा आया तो वो आप रख लो, आपका ही तो था, आपका ही तो था, क्यों नहीं आ सकता। गोल्ड था, बिल्कुल मैं बोलने ही वाला था, गोल्ड में ज्यादा नहीं आ सकता, और भी चीजों में आ सकता है। ये कौन सा सवाल हुआ ज्यादा कैसे आ सकता है, तेरे को थोड़ी पता है गुड्स क्या था। भाई बहुत सारे गुड्स है, प्रॉपर्टी पे तो लगेगा ही नहीं, जूता फेंक के मारूंगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ा रहा हूं। इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, आर्ची बता देगी। नहीं लगेगा ना बेटा, है ना, नहीं लगेगा ना। यहां देखो, अब अगर गुड्स कम में बेचा है, कम में बिका, लॉस रिकवर करो, ज्यादा में बिका आप ले लो। ये पॉइंट नंबर 2 हो गया। कब, जब नोटिस दिया है। आपके दिमाग में आएगा सर मेरी चीज है, मैं नोटिस क्यों दूं। आप, हाँ, एक तो वो पैसे ही दे दे, क्योंकि कई बार क्या होता है बेटा, जब इंसान के इमोशंस किसी चीज से जुड़े होते हैं ना, तो फिर जब उसे लगता है अब ये जाने वाला है मेरे से दूर, तो कहीं से भी लाके ले आता है पैसे। और आपका मकसद क्या था, बेचना या पैसे रिकवर करना। कोई भी सेलर ये थोड़ी चाहता था, अगर उसे बेचना ही होता तो वो पहले लीन ही क्यों करता, वो तो बेचता ही नहीं, वो ऐसे बायर को देता ही नहीं, वो किसी और को देता। आपका इंटेंशन क्या था, भाई देखो मैं बेच रहा हूं, मेरे पास पैसे आ जाए, वो तो आपने डिफॉल्ट किया तो मैंने लीन किया, और अब मैं लीन कर रहा हूं तो मैं रीसेल भी करूंगा। लेकिन नोटिस दे दो यार, कोई दिक्कत थोड़ी है, एक नोटिस देने में क्या बिगड़ेगा। मैं कंपनी लॉ पढ़ाऊंगा ना तो मैं आईपीसीसी में, तो उसके अंदर तो नोटिस के भी मोड है, रजिस्टर पोस्ट से दो, स्पीड पोस्ट से दो, इससे दो, उससे दो। यहाँ पे तो ऐसा कुछ है भी नहीं। नोटिस मतलब
हाँ भाई मैं ये बेच रहा हूं, बेच दूं, नोटिस। कोई मोड भी स्पेसिफाई नहीं है यहां, तो वहां तो पूरा मोड है बराबर। ईमेल कर दो, एज यू हैव नॉट पेड द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑन गुड्स, ठीक है, वी हैव एक्सरसाइज आवर राइट ऑफ लीन एंड नाउ वी आर रीसेलिंग द प्रोडक्ट ऑन दिस एंड दिस डेट, काइंडली रीपे द अमाउंट, ठीक है, और वी विल रीसेल द गुड्स। बस इतना सा सड़ा सा नोटिस बना के दे दो, क्या दिक्कत है इसमें। अब तीसरा पॉइंट, अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो गुड्स अगर कम में बिका तो लॉस आप बियर करोगे, और ज्यादा में बिका तो प्रॉफिट उसे देना पड़ेगा। अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो देख लो एक सड़े से नोटिस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस है। अगर नोटिस नहीं दिया, फिर सुन लो, अगर आपने रीसेल करने से पहले, पेरिशेबल गुड्स की बात नहीं कर रहा मैं, पेरिशेबल की बात मैंने पहले पॉइंट नंबर 1 में कर ली। अगर पेरिशेबल गुड्स नहीं है तो पॉइंट नंबर 2 में पढ़ा है नोटिस दे दो। अब पॉइंट नंबर 3 में अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो नोटिस नहीं दिया, हुसैन अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो गुड्स अगर कम में बिका तो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट रिकवर द लॉस फ्रॉम बायर, एंड इफ प्रोडक्ट ज्यादा में बिका तो आपको प्रॉफिट रीएम्बर्स करना पड़ेगा बायर को। आप वो प्रॉफिट किसको दे दोगे? पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4, 3 हो गए, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व किया था, या फिर कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही ये बोला था कि अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम ये गुड्स को रीसेल कर देंगे लीन करके, तो फिर आपको दोबारा कोई नोटिस देने की जरूरत, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त एक्सप्रेसली ये बात बोल, क्लोज में लिख दिया था आपने। किस में लिख दिया था? क्लोज में, कॉन्ट्रैक्ट के क्लोज में लिख दिया था आपने। अगर पैसे नहीं दिए तो ये माल बेच दूंगा मैं, ध्यान रखना। अगर आपने ये बात पहले लिख दी थी तो बहुत ही बढ़िया है, फिर तो कोई नोटिस अलग से देने की जरूरत। ये 4 पॉइंट आपको दे रखे। 5वें पॉइंट में दे रखा है आपको, प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज नॉट पास टू द बायर। ऐसा एक पॉइंट है जिसका कोई रिलेवेंट नहीं है। इसमें ऐसा बोला गया है कि अनपेड सेलर को जो राइट मिलते हैं ना, ये डिलीवरी से रिलेटेड राइट्स है। इसको हम क्वेसी लीन भी बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके का लीन है ये, कि आप उसकी गुड्स की डिलीवरी को रोक रहे हो और किसी और को बेच रहे हो। अगर आप इसकी डिलीवरी भी दे चुके होते तो फिर तो आपको ऐसे कोई राइट मिलते ही नहीं। फिर आपको अगले राइट मिलते जो मैं कल पढ़ाऊंगा, जिसका हेडिंग दे रखा है राइट अगेंस्ट बायर। दिख रहा है आपको? राइट अगेंस्ट। तो 5वें पॉइंट को काट दो आप, और बाकी के 4 पॉइंट आप याद रखोगे और अभी 2 मिनट में रीड भी करोगे। पहले मेरी तरफ देखो, एक बार और बता रहा हूं। रीसेल, जैसे ही आपको क्वेश्चन में राइट ऑफ रीसेल लिखने को आए तो आप पहले ये लाइन लिखोगे कि अनपेड सेलर गुड्स को लीन करता है, और लीन करने के बाद वो रीसेल करता है, लेकिन रीसेल करते वक्त उसे इस सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। और फिर आप भी इसको पॉइंट में समझाओगे। पॉइंट नंबर 1, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर का है तो बेच दो, नोटिस वोटिस कुछ नहीं। गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर का नहीं है तो नोटिस दो। नोटिस देने के बाद गुड्स अगर कम में बिका है तो लॉस वो बियर करेगा, और ज्यादा में बिका है तो प्रॉफिट आपका है। पॉइंट नंबर 3, अगर आपने नोटिस नहीं दिया तो जो भी लॉस होगा वो आपको बियर करना है, और अगर प्रॉफिट हुआ तो वो आपको उसे रीएम्बर्स करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 4, अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ही ये लिख दिया था कि मैं राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व कर रहा हूं, या फिर आपने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये क्लोज डाल दिया था कि अगर आपने डिफॉल्ट किया तो मैं बेच दूंगा, मैं बेच खाऊंगा, तो फिर आपको दोबारा कोई नोटिस देने की जरूरत। दिस इज ऑल अबाउट रीसेल। 3 राइट मैंने आपको सक्सेसफुली पढ़ा दिए, राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट, राइट ऑफ रीसेल। ये सारे राइट थे अगेंस्ट गुड्स। कल पढ़ाऊंगा अगेंस्ट बायर, और उसी के साथ ऑक्शन सेल की भी कल बात करके इस लॉ को कंप्लीट करेंगे। एक बार रीड कर लो, डाउट हो तो पूछ लो। धन्यवाद।